वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ा कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो हाई से लोअर की तरफ सब्सटेंसेस की मूवमेंट उसमें होती है, एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। उसके कुछ हमने टाइप्स पढ़े, जैसे डिफ्यूजन था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, और इस तरह ओस्मोसिस भी हमने पढ़ा कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज डिफाइंड एज द इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज द मूवमेंट, क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। हम यहाँ ऐड करते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन है। अब इस लोअर से हाई की तरफ ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं अप हिल मूवमेंट। क्या कहते हैं? अप हिल मूवमेंट। ये स्लोप है। अब जब हम स्लोप से नीचे उतरते हैं या फिर हम कोई गेंद यहाँ से यहाँ रखते हैं गेंद, तो खुद ब खुद वो नीचे मूवमेंट स्टार्ट करता है वो गेंद। लेकिन अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होता है? इसको हम कहते हैं अप हिल मूवमेंट। ऊपर हम जाते हैं तो ऊपर जो है स्लोप ज्यादा है और नीचे स्लोप, यहाँ से हम कम स्लोप से ज्यादा स्लोप की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं और ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह सेल के अंदर भी बाज़ दफा कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, एक साइड पे 100 मॉलिक्यूल्स है, दूसरी साइड पे सपोज 20 मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पर चीज रिक्वायर्ड है तो हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, पास होना शुरू करता है। अब एक पॉइंट पहुंचता है कि दोनों साइड पे मॉलिक्यूल्स की जो कंसेंट्रेशन है वो सेम हो जाती है। 50 यहाँ पर भी है, वहां पर भी 50 मॉलिक्यूल्स है। अब ये इक्विलिब्रियम है, नेट मूवमेंट जीरो है। लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि ये जो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर चीजें मौजूद हैं, इनका सेल के अंदर होना या फिर से बाहर निकलना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई यूजफुल चीज है यहाँ पर और सेल मतलब रिक्वायर्ड है ये चीज सेल के अंदर, तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इसको अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। अब इस किस्म के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर जब एक मॉलिक्यूल और ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पर 49 मॉलिक्यूल रह जाएंगे, दूसरी साइड पे 51। अब यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, वहां पर हायर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ से खुद ब खुद तो ये मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं जा सकते, तो फिर क्या करता है? सेल या फिर सेल मेम्ब्रेन एनर्जी इस्तेमाल करता है, यहाँ से और मॉलिक्यूल पास करता है। अब 49 तो एक और मॉलिक्यूल पास होगा, 48 वहाँ 52, फिर यहाँ पर 47 वहाँ पर 53, इस तरह मॉलिक्यूल्स पास होंगे। अब यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है और वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है। अब लोअर से हाई की तरफ जाने के लिए फिर क्या होता है? एनर्जी इस्तेमाल होती है जिसको हम एटीपी कहते हैं, और उस एनर्जी की मदद से ये मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाते हैं। अब ये क्या है हमारे पास? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एनर्जी का इस्तेमाल इसमें होता है। So movement of substances from the area of its lower concentration to the area of higher concentration. Lower से high की तरफ molecules चले जाते हैं। अब ये जो molecules की movement है, it is by expenditure. Expenditure means utilizing of energy. Energy इस्तेमाल होती है और molecules की movement होती है। तो इस किस्म के movement को हम कहते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, अब यहां पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ 2-3 कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में?
जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर एनर्जी डिपेंडेंट है क्योंकि हम लोअर से हाई की तरफ जाते हैं, तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट क्या है, ये फास्टर है, फास्टर प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फास्टर प्रोसेस है, और पैसिव वो स्लो है क्योंकि वहां पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मूवमेंट जो होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट इज अगेंस्ट, अपोजिट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन उसका मकदार है, वैल्यू है एक जगह पर, एक पॉइंट पे, तो उसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है वो क्या है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, नेचुरली लो, हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर होते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लो से हाई की तरफ, इसको हम कहते हैं अगेंस्ट है, ऑपोजिट है टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। होना ही चाहिए था कि हाई से लो की तरफ जाए, लेकिन यहाँ लो से हाई की तरफ मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे हैं, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट क्यों होती है सेल के अंदर, तो कुछ चीजें ऐसी होती है बाहर के सेल के लिए वो रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब वो जरूरी चीजें होती हैं सेल में, अब उनका होना जरूरी है। ऑल्दो अगर सेल में उनका कंसंट्रेशन अंदर हाई है, बाहर कम है, लेकिन फिर भी अगर वो रिक्वायर्ड है तो सेल डज नॉट वांट टू लूज दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर्ड है। अब क्या होता है, सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो इस किस्म के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और बात जो बहुत जरूरी है, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट बी प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल है, हमने पढ़ा था वहां पर कैरियर प्रोटीन होते हैं और वो प्रोटीन्स पे इन चीजों को अंदर वो प्रोटीन्स लेके चले जाते हैं। अब कौन प्रोटीन्स का होना जरूरी है, यही वजह है कि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना भी जरूरी है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हम सेल की बात करें तो कहाँ पर होती है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट मसल सेल्स में होती है। कहाँ पर, मसल सेल्स में। इसके अलावा हमारे पास जो हम कहते हैं नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का जो मेम्ब्रेन है तो वहां पर भी मैसेजेस की ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। अब इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, दोनों में सोडियम Na, सोडियम या पोटेशियम पंप। इस किस्म का जो ट्रांसपोर्ट है हम यूज करते हैं वर्ड पंप। अब जहां पर भी हम पंप का वर्ड यूज करते हैं, इट मींस क्या होता है, जब पंप का हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोटीन जो है वर्किंग कर रहे हैं विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। प्रोटीन्स वर्किंग, पंप का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो वी मीन दैट प्रोटीन्स आर वर्किंग हियर। और नेक्स्ट बात क्या है, बाय यूजिंग एनर्जी। अब एनर्जी और प्रोटीन्स दोनों कंबाइनली वर्क कर रहे हैं तो हम पंप का वर्ड यूज करते हैं। तो मसल सेल्स में या फिर नर्व सेल न्यूरॉन्स में भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, न्यूरॉन्स क्या है, बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, मैसेजेस कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हार्ड है, हार्ड, या फिर कोई हॉट है, गर्म है, इसको मैं टच करता हूँ
और सडनली मैं अपना हाथ खींच लेता हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पर स्किन में सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ये न्यूरॉन्स यहाँ से जो हॉटनेस वाला मैसेज है इसको हम स्टिमुलस कहते हैं, ये मैसेज रिसीव करते हैं, फिर ये मैसेज ट्रेवल करता है न्यूरॉन्स में से जो कंट्रोलिंग सेंटर है, यहाँ पर अब स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज चला गया, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको रीड किया, प्रोसेस किया और रियलाइज किया कि ये जो सरफेस है ये हॉट है या फिर ये शार्प है और बॉडी को नुकसान दे सकता है, तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है मसल्स को। तो वही रिस्पॉन्स जो रिप्लाई है दोबारा इन न्यूरॉन में से आता है इफेक्टर की तरफ, और फिर हम इफेक्टर वहां पर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, तो हम अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ये न्यूरॉन्स है और इस किस्म का मैसेज जो है वो ट्रांसफर करते हैं। अब ये जो मैसेज का ट्रांसफर होना है किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, चार्जेस होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो ही हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं या फिर शार्प सरफेस, डायरेक्टली हम विद इन सेकंड्स, नैनो ऑफ सेकंड हम अपना हाथ या फिर पैर या उंगली वगैरह खींच लेते हैं। तो यही वजह है कि न्यूरॉन्स ये जो मैसेज लेते हैं वो जल्दी जल्दी पास करते हैं। अब ये न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है मैसेजेस ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल करने के लिए। अब न्यूरॉन्स में मैसेज किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, थ्रू, इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम पंप या गेट्स मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूरॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन्स भी नर्व सेल्स हैं, ये उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टास्क देता हूँ, आपने कमेंट में लिखना है कि ये कौन से प्रोटीन थे। दो किस्म के हमने प्रोटीन्स भरे हैं, तो आपने लिखना है कि ये कौन से प्रोटीन्स हैं। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था प्रोटीन से, और आंसर आपने करना है कि विच टाइप, ये किस किस्म के प्रोटीन है जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ रहे थे। अच्छा, अब ये न्यूरॉन का आउटर साइड है और ये इनर साइड है सेल में, ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है, यहाँ पर हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, फिर मैसेज ट्रेवल करता है। यहाँ पर कोई भी मैसेज है, फॉर एग्जांपल जो हमने पढ़ा हॉटनेस है या फिर शार्प ऑब्जेक्ट हम टच करते हैं या कोई भी मैसेज, अब वो मैसेज ये स्टिमुलस है, यहाँ पर रिसीव हुआ, ये क्या है, मैसेज है, स्टिमुलस है, रिसीव हो गया, न्यूरॉन तक पहुंच गया। अब क्या होता है, न्यूरॉन का जो आउटर सरफेस है यहाँ पर सोडियम या फिर पोटेशियम मौजूद होते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयंस मौजूद हैं और वो क्या है, हायर इन कॉन्सेंट्रेशन है। इनर साइड पे सोडियम मौजूद है और उनकी जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, लोअर है। यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेट मी ड्रा वन मोर सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अब कंसंट्रेशन सोडियम की हाई है और इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे कंसंट्रेशन क्या है, वो कम है। अब मैसेज रिसीव हुआ, अब इस मैसेज को नेक्स्ट पॉइंट तक या फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनर्जी का इस्तेमाल करता है और सोडियम जो आयंस है सेल के इनर साइड से बाहर पंप करता है, फिर वहां से बाहर पोटेशियम है, पोटेशियम को इनसाइड ऑफ द सेल पंप करता है। किस तरह, ये मैसेज यहां पर आ गया। अब सेल अंदर वाली साइड से जो इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन है वहां से Na ट्रांसपोर्ट करता है और कितने Na, 3 सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस ये पंप आउट करता है। क्या करता है, यहां पर मैं लिखता हूं पंप आउट, 3 सोडियम आयंस पंप आउट। ऑल्दो वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनर साइड पे कम है, लेकिन फिर भी जरूरी है, तो ये मैसेज ट्रांसपोर्ट होती है, उसके लिए सोडियम आयन जो है वो
ये सेल बाहर पंप करता है। अच्छा, एट द सेम टाइम अब जो सेल का आउटर सरफेस है बाहर, यहां पर अब पोटेशियम आयंस क्या है वो मौजूद है, और इनर साइड पे भी पोटेशियम आयन मौजूद है, और ये वो दरमियान में कैरियर प्रोटीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब सेल के इनर साइड पे भी पोटेशियम मौजूद है। इसी तरह एक और पोटेशियम, अच्छा अब क्या होता है, सोडियम आयंस बाहर पंप हुए, एट द सेम टाइम इस मैसेज को, अच्छा अब मैसेज जहां से इस मुकाम तक पहुंच गया, इस पॉइंट से आगे जाने के लिए ये पोटेशियम आयन है, तो सेल इन पोटेशियम आयंस में से 2 को सेल के इनर साइड में क्या करता है, पंप इन करता है। अब यहां देखिए, अब बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है पोटेशियम आयंस का, लेकिन फिर भी सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन है, बाहर से पोटेशियम आयंस पंप कर रहा है। तो ये क्या है, पंप इन, क्या करता है, पंप इन, पोटेशियम आयन जो है वो अंदर पंप कर रहा है। अब ये मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, अब ये मैसेज इस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, इस पॉइंट पे सोडियम पोटेशियम की ट्रांसफर हो गई, फिर यहाँ आ गया, ऊपर चला गया, फिर इस तरह ये जो ट्रांसपोर्ट है इसी तरह इस डायरेक्शन में वो जारी रहता है, और लास्ट में ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज पहुंचता है। तो ये वही स्टिमुलस का मैसेज है। अब इस मैसेज को इस तरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोडियम पोटेशियम के जो आयंस है वो इन या आउट पंप होते हैं, और एट लास्ट मैसेज जो है कंट्रोलिंग सेंटर जो भी है, ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, वहां तक वो मैसेज चला जाता है, फिर वापस इफेक्टर तक यहाँ तक फिर आ जाता है, यहाँ पर हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी स्टिमुलस को। तो ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, फिर भी सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह पोटेशियम कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर ऑफ मेम्ब्रेन के बाहर कंसेंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी ये पोटेशियम आयंस को नीचे इनसाइड ऑफ द सेल पंप कर रहा है। अब इस पंप के लिए या इस किस्म के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी, और एनर्जी कहां से मिलती है, एटीपी से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें 3 फॉस्फेट मौजूद हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब 3 फॉस्फेट मौजूद हैं, इस तरह वो बॉन्ड बनाते हैं, एडेनिन एडेनोसिन, इस तरह स्ट्रक्चर उनका अलग है। अब ये एटीपी इसकी ब्रेकडाउन होती है, यहाँ से एक फॉस्फेट की जो बॉन्ड है ब्रेकिंग होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं या फिर बॉन्ड्स जब बनते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, जिस तरह हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में कि ग्लूकोज बनता है, तो वो बॉन्ड्स का क्या है, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है, एनर्जी स्टोर होती है। जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। अब हमारे पास ये एटीपी है, और इस एटीपी की ब्रेकडाउन के बाद सेल में एनर्जी रिलीज हो गई। अब ये एटीपी क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, यहाँ मैं लिखता हूँ ई, मतलब जो एटीपी से एक फॉस्फेट निकलेगा वही एनर्जी यहाँ पर फिर रिलीज होती है बॉन्ड्स की ब्रेकिंग के बाद। तो हमें क्या मिलता है, 2 चीजें मिलती है, एक हमें मिलता है एडीपी, दूसरा हमें मिलता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। अब एटीपी -1 फॉस्फेट, जब ये एक फॉस्फेट निकलेगा तो क्या रह जाएगा, एडिनोसिन ट्राई को हम 3 कहते हैं, 3 फॉस्फेट्स थी। अब क्या है, अब ये रिलीज हुआ तो 2 फॉस्फेट रह गए, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, और वो फॉस्फेट कहाँ गया, वो यहाँ पर रिलीज हुआ, साथ में एनर्जी भी रिलीज हो गई, और ये कितनी एनर्जी है, 7.3 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी एक बॉन्ड की ब्रेकिंग से रिलीज होती है। तो अब ये सेल इस एनर्जी को इस्तेमाल करता है, सोडियम आयन जो है बाहर पंप करता है, इसी तरह पोटेशियम आयन जो है वो अंदर पंप करता है, और ये मैसेज इस तरीके से आगे ट्रेवल करता है, उसके बाद कंट्रोलिंग सेंटर तक पहुंचता है, और फिर वहां से रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसका एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है,
मसल सेल्स में भी होती है। हमारे पास 3 किस्म के मसल्स हैं। स्केलेटल मसल, जो स्केलेटन मतलब बोन्स कार्टिलेज के साथ होते हैं, इससे बॉडी की मूवमेंट में मदद देते हैं। फिर है कार्डियक मसल, जो हार्ट में मौजूद है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं। इसी तरह स्मूथ मसल है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में है, स्टमक में है, इस तरह रिस्पिरेटरी ट्रैक जितना भी है, इसी तरह यूरिनरी ट्रैक जितना भी है, तो उसमें ये मसल्स मौजूद है, उसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, खुराक की मूवमेंट, गैसेस की मूवमेंट या किसी भी किस्म की पार्टिकल्स की मूवमेंट वो इन मसल्स की वजह से होती है। और वहां पर भी इस तरह गेट्स होते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम के पंप होते हैं। इस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और फिर वो मैसेज या फिर वही उस चीज की जो है वो ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। तो ये था हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसके ऊपर कोई एक एग्जाम्पल। अच्छा, आपने क्या करना है, होमवर्क। हम स्टार्ट करते हैं आज से अपना होमवर्क। तो आपने सबसे पहले आप अपने पास होमवर्क नोट करें। हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और हमने पढ़ा है उससे पहले प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से हमने स्टार्ट लिया था, जो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। होमवर्क में आप क्या करोगे, यूनिट 4 प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स एक टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो सेल वॉल था, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद साइटोप्लाज्म था। तो आपने क्या करना है, सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, ये 3 टॉपिक्स हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तीनों में से आपने 5 MCQs निकालने हैं। सेल वॉल टॉपिक से 5 MCQs, सेल मेम्ब्रेन टॉपिक से 5 MCQs, इसी तरह साइटोप्लाज्म से आपने क्या करना है, 5 MCQs आपने बनाने हैं। अच्छा, अब ये कुल मिलाकर कितने हो गए, 15 टोटल आपने इन 3 टॉपिक से MCQs निकालने। उसके साथ यहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और यहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाने हैं। छोटे छोटे 3-4 लाइन के शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाने हैं। तो 5 MCQs फ्रॉम ईच टॉपिक, इसके साथ साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, 2 4 6, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और 15 MCQs हो गए। और इंशाल्लाह बाद में छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा खोलेगा इंशाल्लाह, तो जब मुलाकात होगी इसके बारे में मैं जरूर पूछूंगा, हर एक होमवर्क के बारे में, और मैं चेक करूंगा। तो आपने ये होमवर्क लाजमी करना है। और मैं स्ट्रिक्टली फिर एक दफा और कह रहा हूं कि आपने ये होमवर्क जरूर करना है, मैं चेक करूंगा। एक और बात, ये जो वीडियोस हैं चैनल हमारे चैनल पे मौजूद हैं। जिस टॉपिक पे मसला हो बार बार उसको देखा करें, डाउनलोड करें, फिर देखा करें। जहां पर भी किसी एक पॉइंट में भी अगर मसला हो तो पूछ लें, कमेंट में पूछें। जो भी आपकी कंफ्यूजन हो वो दूर करें, क्योंकि बाद में ये टॉपिक्स रिवाइज नहीं होंगे, सिर्फ टेस्ट वगैरह की कंडक्शन होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक और टाइप, जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ऑन पेज नंबर 87। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज साइटोसिस? साइटोसिस क्या है? जनरल टर्म्स में हम कहते हैं इसको ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। ये जनरली हम जब बात करते हैं तो साइटोसिस को हम कहते हैं इट इज द ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। लेकिन अगर हम ब्रॉडर सेंस में यूज करें तो हम कहते हैं इट इज द प्रोसेस। कब होती है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक फिनोमेना है जिसकी मदद से सेल के अंदर मटेरियल्स या सब्सटेंसेस एंटर होती हैं या फिर सेल से बाहर रिलीज होती है। एंटरिंग ऑफ सब्सटेंसेस या रिलीजिंग ऑफ सब्सटेंसेस, हम उसके लिए ये साइटोसिस का वर्ड फिर यूज करते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग सेंस में जब सब्सटेंसेस की एंटरिंग होती है उसके लिए हम एंडोसाइटोसिस,
एग्जिट होती है, रिलीजिंग होती है, तो उसके लिए हम एग्जोसाइटोसिस का टर्म यूज करते हैं। लेकिन जनरली हम जब साइटोसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। सेल के अंदर कोई चीज जो है वो इंटर होती है या फिर कोई चीज बाहर रिलीज होती है, तो इसको हम साइटोसिस कहते हैं। अब इस साइटोसिस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इनफैक्ट 3 हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जब सेल के अंदर कोई चीज इंटर होगा, और नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस, और तीसरा हमारे पास है रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये 2 डिस्कस करते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब इस साइटोसिस की जरूरत क्यों होती है? ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने जिस तरह पढ़ा एनर्जी यूटिलाइज होती है, यहाँ पर भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। अच्छा, कब रिक्वायर होता है? when substances to be taken into the cell or removed out from the cell are bigger than the pores। हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम से मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या है, पोरस इन नेचर है, उसमें स्मॉल पोर्स हैं, और वो पोर्स क्या है, यूनिफॉर्म साइज के हैं। अब स्मॉल थिंग्स पास हो सकती है, लेकिन हमने पढ़ा था जब लार्जर सब्सटेंसेस हैं पोर्स में से पास नहीं हो सकती, स्टिल दे आर रिक्वायर्ड बाय द सेल, सेल को जरूरत होती है, तो फिर क्या होगा, उन लार्जर सब्सटेंसेस के लिए एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो गया, फिर उसको एग्जिट या रिलीज करने के लिए फिर एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस है, ये एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस कब होगी? इट इज व्हेन substances to be taken in or removed out of the cell क्या है, बिगर है। किस चीज से बिगर है? बिगर देन द पोर्स साइज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्मॉल पोर्स है, अगर इन सब्सटेंसेस का साइज पोर्स से क्या है, इन सब्सटेंसेस का साइज इन पोर्स से लार्जर है, तो अब इस किस्म की ट्रांसपोर्ट के लिए एंडोसाइटोसिस या फिर अगर सेल के अंदर ये चीजें मौजूद हैं तो उसके लिए एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। अब इनका साइज पोर्स से ज्यादा है, तो अगर ये रिक्वायर्ड है इन चीजों ने अंदर जाना हो, या फिर ये कोई भी एक्सक्रीटरी या फिर कोई और प्रोडक्ट है, कोई चीज है जिसने बाहर रिलीज होना है, तो पोर्स में से ये पास नहीं हो सकता, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस का अमल होता है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोसाइटोसिस, जिसका नाम से जाहिर है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कोई चीज सेल के अंदर इंटर हो रहा है, क्या है, कोई भी चीज जो रिक्वायर्ड है वो सेल के अंदर इंटर होता है। अब वो चीज क्या है, बिगर देन द साइज ऑफ द पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सब्सटेंसेस या मटेरियल इंटर इनटू द सेल, सेल बाहर से चीजें लेता है। अब वो चीजें क्या है, बिगर इन साइज है, उनका पोर्स से उनका साइज क्या है, बड़ा है, तो कुछ इस किस्म के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस यहां पर मॉलिक्यूल जितने भी हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स है मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स है, लार्जर पार्टिकल्स है, या फिर स्मॉल सेल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट यहां पर हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस में होती है। वो जो चीजें हैं बेसिकली 2 किस्म की चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्ट 2 चीजों की होती है, या तो सॉलिड चीजें होंगी या फिर वो चीजें लिक्विड फॉर्म में होंगी। ये 2
फॉर्म्स हैं जिसमें सेल कोई चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉलिड या फिर लिक्विड है। अगर सॉलिड है तो हम उसको कहेंगे एंडोसाइटोसिस है, लेकिन सॉलिड है तो हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। साइटोसिस मीन ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल और फेगो का मतलब है सॉलिड पार्टिकल है। अगर लिक्विड है तो हम इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। लिक्विड के लिए हम पिनो और सॉलिड के लिए हम फेगो का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, अब ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, इसको हम कह सकते हैं फेगोसाइटोसिस को हम कहते हैं ईटिंग प्रोसेस है ऑफ द सेल है, ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल है। और यहाँ पर ये लिक्विड है तो हम लिक्विड की क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। तो ये दो किस्म की चीजों की ट्रांसपोर्ट होती है, इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके स्टेप्स क्या है या फिर इसका मैकेनिज्म किस तरह है। एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं या हम स्टेप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेप में एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, पहले हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास है और किसी भी चीज का साइज अगर इनपुट से ज्यादा है। अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो भी चीज है व्हाटएवर आकर यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ पहले बाइंड करता है। ये कोई भी रिक्वायर्ड चीज है, रिक्वायर्ड पार्टिकल है, ये अप्रोच करता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ ये कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब ये जो रिक्वायर्ड चीज है पोर्स में से तो पास नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है, सेल एंडोसाइटोसिस करता है। किस तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह एक पॉकेट बनाता है और इस पॉकेट को हम कहते हैं ये पाउच है या फिर इसको हम पॉकेट कहते हैं। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक पॉकेट बना, ये क्या है हमारे पास पॉकेट जिसको हम जेब कहते हैं या फिर इसको हम पाउच कहते हैं। एक छोटा सा पाउच बना लेता है उस चीज को लेने के लिए। अब ये जो सब्सटेंस है यहां पर आ गया, सेल ने एब्जॉर्ब किया, उसको ले लिया, पॉकेट के अंदर वो चीज मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो पॉकेट के अंदर कोई भी सब्सटेंस है, हार्मफुल है या फिर यूजफुल है, सेल के अंदर इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो पॉकेट है मजीद डीप होता जाता है, आखिरकार ये जो वेसिकल या पॉकेट है ये रिलीज होता है सेल मेम्ब्रेन से। तो इस तरह ये पॉकेट और ये सेल मेम्ब्रेन से रिलीज हुआ, यहाँ पर वही सब्सटेंस मौजूद है, यूजफुल है या फिर हार्मफुल है। और नेक्स्ट में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन दोबारा नॉर्मल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसके अंदर सब्सटेंस मौजूद था उसको रिलीज करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये चीज कहां पर आ गया, ये वही रिक्वायर्ड चीज है और ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर ये सेल का क्या है, ये सेल का सपोज ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। अब आप देखिए, और इसके लिए क्या इस्तेमाल हो गई, एनर्जी, एटीपी, वो एनर्जी देता है। तो उस एनर्जी की मदद से ये कोई भी पार्टिकल है, यूजफुल है या फिर हार्मफुल है, तो वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया। अब इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं ये एंडोसाइटोसिस है, क्योंकि सेल ने बाहर एनवायरमेंट से कोई चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। अब स्टेप्स क्या है, पहले कोई भी यूजफुल या हार्मफुल जो पार्टिकल है, सब्सटेंस है या सेल है, अप्रोच करता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ टच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पॉकेट बनाता है, फोल्ड्स इनवर्ड, हम इसको कहते हैं फोल्ड्स इनवर्ड, इनवेजिनेट्स करता है, पॉकेट बन गया। ये पॉकेट और भी डीप होता है, आखिर में ये साइटोप्लाज्म
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरह डिटेच हो जाता है और फिर जो उसके अंदर कोई भी चीज मौजूद है ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो चीज रिलीज करता है वेसिकल, इसको हम कह सकते हैं या फिर वही जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस था या यूजफुल या हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है, और दोबारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है रीफॉर्म्स होता है, दोबारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाता है। तो ये हमारे पास था इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है? वाइट, अगर हम अपनी बॉडी के अंदर बात करें तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, किसी किस्म के माइक्रोब्स वगैरह को इनगल्फ करते हैं, पैथोजेंस को या फिर किसी भी हार्मफुल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। तो ये इंडोसाइटोसिस इस तरह ये उन चीज़ों को अब खा जाते हैं। अच्छा, तो वाइट ब्लड सेल्स में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अमीबा में, अमीबा, तो अमीबा भी जो फूड जो पार्टिकल है वो इस तरह इंडोसाइटोसिस की मदद से वो लेता है। एक इस तरह अमीबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह बनाता है, फिर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह हमारी वाइट ब्लड सेल से इस मैकेनिज्म में क्या इस मैकेनिज्म की तरह वो कोई भी पैथोजन हो सकता है, कोई भी हार्मफुल, बस हम कह सकते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हमारी वाइट ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। अच्छा, हमने दो उसके टाइप्स पढ़े, सॉलिड है या फिर लिक्विड है। ये हमने पढ़ा, हमारे पास था सॉलिड के लिए। सॉलिड की एंट्री इस तरह होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की भी सेम तरीके से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, सिर्फ जो वाहिद डिफरेंस है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये इस लिक्विड के लिए क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स हैं जो इन चीजों को रिसीव करते हैं लिक्विड के लिए। अब रिसेप्टर्स हैं और उन रिसेप्टर की वजह से कोई भी लिक्विड चीज, फॉर एग्जांपल इंसुलिन हम लेते हैं तो उनका सेल के अंदर जाना, अब ये लिक्विड है तो ये लिक्विड ये रिसेप्टर पहले रिसीव करते हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाउच बनाता है और उन रिसेप्टर समेत ये कोई भी पार्टिकल, कोई भी लिक्विड चीज है अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसको हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। दोनों तरीके के, सॉलिड है या फिर लिक्विड है, सेम मैकेनिज्म है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सॉलिड के लिए रिसेप्टर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन लिक्विड के लिए ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर मस्ट बी रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जरूर मौजूद होंगे और वो रिसेप्टर्स इस लिक्विड को पहले क्या करते हैं, लेते हैं, उसके बाद इस लिक्विड को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं उसी तरीके के साथ। तो ये हमारे पास दो किस्म का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का के टाइप से इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस में फिर सॉलिड और लिक्विड की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सोसाइटोसिस जो इसके बिल्कुल उलट है। तो सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। अब व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस को हम कहते हैं ओमेटिंग। क्या कहते हैं इसको? हम एक्सोसाइटोसिस को सेल ओमेटिंग कहते हैं। अगर हम वर्ड ऐड करें, ओमेटिंग ऑफ द सेल या सेल ओमेटिंग। ओमेटिंग मीन्स उल्टियां करना, या कहीं पेरिस्टाल्सिस होती है, स्टमक से फूड वापस आता है माउथ की तरफ, ये ओमेटिंग कहलाता है। तो सेल भी किसी भी चीज को बाहर निकालता है, तो ये इस वजह से इसको हम ओमेटिंग कहते हैं। अच्छा, या इसका एक और नाम है, उसको हम कहते हैं ईफेजी। हम लिख लेते हैं सेल ओमेटिंग और ईफेजी मीन्स कोई भी सब्सटेंस सेल से बाहर रिलीज होता है। अब दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, कब ये प्रोसेस होगा? जब भी कोई भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल सेल से बाहर रिलीज होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस कब होगा? टेक्स प्लेस व्हेन undigested material, undigested substances या material
हैज टू बी थ्रोन या रिमूव्ड, थ्रोन आउट ऑफ द सेल। जब सेल के अंदर कोई भी अनडाइजेस्टेड चीज हो, कोई पैथोजन इंटर हुआ था या फिर कोई फूड इंटर हुआ था, उसकी डाइजेशन हो गई, यूजफुल चीजें उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई, जो रह गया उसको हमने कहा था अनडाइजेस्टेड फूड है। अगर आपको अगर आपको लाइसोसोम याद हो, उसमें हमने ये पढ़ा था। तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है लाइसोसोम में हमने पढ़ा था, आप रिकॉल करें। डाइजेशन के बाद जो भी चीजें रह जाती है तो वो क्या है, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है। अब उनको सेल से बाहर रिलीज करने के लिए एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में कोई चीज सेल के अंदर चला जाएगा, एक्सोसाइटोसिस में सेल से बाहर अनडाइजेस्टेड चीजों की क्या है, रिमूवल होती है। ये भी क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्सोसाइटोसिस भी क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी इस्तेमाल करता है। और कंडीशन क्या है, जो अनडाइजेस्टेड चीज है उसका साइज पोर्स से बड़ा है, तो पोर्स में से पास नहीं हो सकता, फिर सेल इसको एक्सोसाइटोसिस की मदद से इस मैकेनिज्म के थ्रू बाहर रिलीज करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है थोड़ा सा हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैकेनिज्म क्या है एक्सोसाइटोसिस का? सबसे पहले जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस या मटेरियल है, वो पहले एक राउंड स्ट्रक्चर जिसको हम वेसिकल कहते हैं, या लाइसोसोम या वेसिकल के फॉर्म में वो चीजें स्टोर्ड हो जाती है। इसको हम पैकेजिंग कहते हैं, पैक हो जाती है। जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं वो वेसिकल में जमा हो जाती है, वो चीजें जो हमने लाइसोसोम को पढ़ा था। अब ये वेसिकल है और वो चीजें क्या है, वो पैक हो गई या फिर वो स्टोर्ड हो गई। नेक्स्ट क्या है, ये वेसिकल आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वेसिकल में कोई भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद है। अब ये वेसिकल मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करता है। ये वेसिकल है जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद है, और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है। बाइंडिंग ऑफ द वेसिकल विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हुआ स्टेप 2 में। स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 में क्या होता है, मेम्ब्रेन को रप्चर करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मेम्ब्रेन की रप्चरिंग होती है, ये स्टेप 3 हुआ। मेम्ब्रेन की रप्चरिंग हो गई। ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल अपना जो अनडाइजेस्टेड उसमें चीजें मौजूद हैं उनको बाहर रिलीज करता है। ये अनडाइजेस्टेड चीजें हैं और बाहर एक्स्ट्रासेल्युलर जो इन्वायरमेंट है उसमें वो चीजें रिलीज हो गई। ये क्या था, ये वही अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ये रिलीज हो गई वो चीजें। नेक्स्ट क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोबारा बन जाता है। तो स्टेप 4 में ये जो वेसिकल का मेम्ब्रेन था बाइंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा बन जाता है। तो ये हमारा एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस था, जो बिल्कुल एंडोसाइटोसिस के अपोजिट है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, उसमें कोई भी चीज सेल की तरफ अप्रोच करता है, पॉकेट बनता है,
पॉकेट डिटेच होता है सेल मेम्ब्रेन से, उसके बाद साइटोप्लाज्म में वो चीज ट्रांसपोर्ट होती है। एक्सोसाइटोसिस में अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या सब्सटेंसेस है, वेसिकल के अंदर जमा हो गई। नेक्स्ट स्टेप में वेसिकल मूवमेंट स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रप्चरिंग होती है, जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं बाहर रिलीज होती है। उसके बाद वेसिकल का जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, उसका पार्ट बन जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा बन जाता है। तो ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस हुआ। तो ये दो किस्म के प्रोसेसेस हैं जो सेल की ईटिंग में या फिर सेल की वोमिटिंग में इन्वॉल्व है। और इस एक्सोसाइटोसिस को हम सेल की वोमिटिंग या ईफेजी हम इसको कहते हैं। अच्छा, और ये कब होता है? जब बिगर सब्सटेंसेस हों। दोनों प्रोसेसेस जब बिगर सब्सटेंसेस हों, उनका रिलीज या फिर उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है।